मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को आर्टिकल 26? पढ़ा लीजिए आर्टिकल 26। देश के संसद में और संसद के बाहर इस हफ्ते इतना बवाल हुआ कि मानो साल 2024 का ये सबसे बवाल वाला हफ्ता रहा। शुरुआत करते हैं अमित शाह जी के संसद में दिए गए उस बयान से, जिसकी वजह से अमित शाह जी इस पूरे हफ्ते कंट्रोवर्सी में रहे। ये फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। अमित शाह जी का ये बयान इस हफ्ते काफी चर्चे में रहा और अब खबर में आगे बढ़ते हैं। आप भी सपोर्ट करें। देश की पार्लियामेंट में कई एमपीज और खास करके मुस्लिम एमपीज ने पूरे पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया पिछले हफ्ते। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। हमारे और हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। तो जलाते रहे हमारे आशियाने सर, वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। स्तर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को आर्टिकल 26? पढ़ा लीजिए आर्टिकल 26 की बात कही गई। हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है।
जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया, जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई। मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ कर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए जिनका ज़मीर मर गया है उनके ज़मीर को जिंदा करने के लिए है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। असदुद्दीन ओवैसी की कायद में मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम एमपी किस तरीके से आवाज़ें उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जज्बात को देखकर उनके साथ किस तरीके से मुस्लिम एमपीज भी अब देश के पार्लियामेंट में जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अपने अपने भाषण दे रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि पिछले कई वर्षों से ओवैसी जी जिस तरीके से पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के हक की आवाज़ बन रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं मुस्लिम एमपीज पर पड़ रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम एमपीज अब सीधे खड़े होकर पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि पिछले कई वर्षों से मुसलमानों के साथ देश में जो अन्याय हो रहा है, मॉब लिंचिंग के केस सामने आ रहे हैं, मुस्लिम नाबालिग बच्चियों को मारा जा रहा है और इसी तरीके से देश में कई ऐसे कानून नाफिज किए जा रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के धज्जियां उड़ाकर जिस तरीके से पुरानी सालों पुरानी मस्जिदों की सर्वे कराई जा रही है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से बोलते आ रहे हैं और इसी से प्रभावित होकर अब मुस्लिम एमपीज जो संसद में मौजूद हैं वो भी अब इस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर अब इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टेट की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 17 दिसंबर को बांग्लार बारी स्कीम का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत वो 12 लाख फैमिलियों के बैंक अकाउंट में 60,000 की पहली किस्ती 17 तारीख को डिपॉजिट भी कर दी। सीएम का कहना है कि हमारे सभी कारकुनों की मदद से जो बांग्लार हाउसिंग स्कीम के तहत 28 लाख परिवार जो इस लिस्ट में आए थे, उनमें से हमने 12 लाख लोगों की पहली किस्ती दे दी। हम 2 फेज में इन पैसों को डालेंगे, पहले 60,000 फिर 60,000, टोटल 1,20,000 रुपये हम देंगे बांग्लार बारी नाम स्कीम को लेकर। सीएम का कहना है कि हमारे कारकुनों ने मिलकर जो मेहनत की, जो 28 लाख फैमिलियों का लिस्ट तैयार किया है, उसमें से 12 लाख लोगों के अकाउंट में पहली किस्ती हमने 17 दिसंबर को जमा कर दी है। ममता बनर्जी फेसबुक के जरिए पोस्ट करते हुए लिखती है कि मेरी ये ज़िंदगी हमेशा लोगों के लिए काम करने के लिए है। हमें खुशी है कि जिस तरीके से नवन्ना सभा घर में हमने आज बांग्लार बारी स्कीम का इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ हमने 12 लाख फैमिलियों को 60,000 रुपये की पहली किस्ती उनके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दी। बाकी सेकंड किस्ती हम इस साल के आखिर तक देंगे। तो वही बचे हुए 16 लाख परिवारों को साल 2025 के मई में 8 लाख परिवार को और साल 2025 के दिसंबर में 8 लाख परिवार को हम कंप्लीट कर देंगे। यानी कि साल 2026 तक जो 28 लाख फैमिली जिनका इस लिस्ट में नाम आया है, उन सभी को ममता बनर्जी पक्का घर देने की वादा कर रही है इस बार फिर से।
बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त लाल मोहम्मद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।